हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के सामने बीएससी फोर्थ सेमेस्टर की पुस्तक दौड़ में आगे का पार्ट लेकर आई हूँ। तो चलिए दोस्तों, जो कि ममता कालिया द्वारा लिखित है। तो चलिए दोस्तों, हम आगे का पार्ट देख लेते हैं। तो जीजीसीएल लगातार घाटे में चलते चलते अब डूबने की कगार पर थी। कर्मचारियों की छंटनी शुरू हो गई थी। एमबीए पास लड़कों में इतना धैर्य नहीं था कि वे डूबते जहाज का मस्तूल संभालते। सभी किसी न किसी विकल्प की खोज में थे। पवन ने घर पर फोन पर कर सूचना दी कि उसका चयन बहुराष्ट्रीय कंपनी मेल में हो गया है। नई नियुक्ति में यहाँ से दुगना वेतन मिलेगा और आवास, वाहन, यात्रा जैसी अन्य सुविधाएं। नई नौकरी में ज्वाइन करने से पूर्व उसके पास 3 सप्ताह का समय होगा। इसी समय वह घर आएगा और जी भर कर रहेगा। अगले हफ्ते पवन ने कंप्यूटर निर्मित साफ सुथरा सुरुचिपूर्ण पत्र भेजा जिसमें उसकी शादी का निमंत्रण था। स्वामी जी के कार्यक्रम के अनुसार शादी दिल्ली में होनी थी। शहरों की दूरियां और अपरिचय उसके जीवन में महत्व नहीं रखती थी। बेटे की योजनाओं पर स्तंभित होना जैसे उनके जीवन का अंग बन गया था। अपने नाम के अनुरूप ही वह पवन वेग से सारी व्यवस्था कर रहा था। इस बीच इतना समय अवश्य मिल गया था कि रेखा और राकेश अपने क्षोभ और असंतोष को संतुलन का रूप दे सके। जब दिल्ली में रामकृष्णपुरम में सरल मार्ग के शिविर में उन्होंने 10,000 दर्शकों की भीड़ में सामूहिक विवाह दृश्य देखा तो उन्हें महसूस हो गया कि इस आयोजन में पारंपरिक विवाह संस्कार से कहीं ज़्यादा गरिमा और विश्वसनीयता है। ना कहीं माता पिता की महाजनी भूमिका थी, ना नाटकीयता थी। स्वामी जी की उपस्थिति में वधू को एक सादा मंगलसूत्र पहनाया गया, फिर विवाह को नोटरी द्वारा रजिस्टर किया गया। अंत में सभी दर्शकों के बीच लड्डू बांट दिए गए। कन्याओं के अभिभावकों के चेहरे पर कृतज्ञता का आलोक था। लड़कों ने अभिभावकों के चेहरे पर कुछ बुझे हुए थे। अब तक अपने आक्रोश पर रेखा और राकेश नियंत्रण कर चुके थे। नए अनुभव से गुजरने की उत्तेजना ने उन्हें स्टेला से कोई शिकायत नहीं हुई। वे पवन और बहू को घर ले आए। 2 दिन सलवार सूट पहनने के बाद स्टेला ने कह दिया, मैं दुपट्टा नहीं संभाल सकती। वह वापस अपनी प्रिय पोशाक जीन्स और टॉप में नजर आई। उसकी व्यस्तता भी इस तरह की थी कि लिबास को लेकर विवाद नहीं किया जा सकता। उसने यहाँ अपनी सहयोगी फर्म से संपर्क कर सघन को कंप्यूटर के पार्ट्स दिला दिए। फिर वे दोनों कंप्यूटर जोड़ने में लग गए। सघन को जैसे नवजीवन मिला। अब उसकी टेबल पर सूचना तकनीक का अधुनातन संजाल बिछा था। फैक्स, ईमेल, इंटरनेट, वेबसाइट, सारी सुविधाओं से लेस उसका कमरा बाकायदा कंप्यूटर रूम बन गया। उसने सगर्व घोषणा की कि मेरी भाभी जैसी कभी किसी की ना मिली है ना मिलेगी। स्टेला कंप्यूटर मेनू पर जितनी पारंगत थी, रसोई घर की मेनू में उतनी ही अनाड़ी। लगातार घर से बाहर होटलों में रहने की वजह से उसने जेहन में खाने का कोई तस्वुर नहीं था। वह अंडा, आलू, चावल उबालना जानती थी या फिर मैगी। माँ ने कहा, इतनी बेस्वाद चीज़ें तुम कैसे खा सकती हो? स्टेला ने कहा, मैं तो बस कैलोरी गिन लेती हूँ और आँख मूंद कर खाना निगल लेती हूँ। पर हो सकता है पवन स्वादिष्ट खाना चाहे। वह तो कुकिंग सीख ले। वैसे भी वह अब चेन्नई जाने वाला। मैं राजकोट और अहमदाबाद के बीच चलती फिरती रहूँगी। फिर भी मैं तुम्हें थोड़ा बहुत सिखा दूँगी। अब पवन ने हस्तक्षेप किया। वह यहाँ माता पिता का आशीर्वाद लेने आया था उपदेश नहीं। माँ, जब से मैंने होश संभाला तुम्हें स्कूल और रसोई के बीच दौड़ती ही देखा। मुझे याद है जब मैं सोकर उठता तुम रसोई में होती और जब मैं सोने जाता तो तब भी तुम रसोई में होती। तुम्हें चाहिए कि स्टेला के लिए जीवन भट्टी ना बने। तुमने सहा, वह क्यों सहे? रेखा की मुखाकृति तन गई। हालांकि बेटे के तर्क की वह कायल थी। दोपहर में लेटे लेटे उसे लगा हर पीढ़ी का प्यार करने का ढंग अलग और अनोखा होता। स्टेला भरे कंप्यूटर पर 8 घंटे काम कर ले, रसोई में आधा घंटे नहीं रहना चाहती। पवन भी नहीं चाहता कि वह रसोई में जाए। रेखा ने कहा, यह दाल रोटी तो बनानी सीख ले। पवन ने जवाब दिया, खाना बनाने वाला 500 रुपये में मिल जाएगा। माँ, इसे बावर्ची थोड़ी बनाना है। और मैं जो सारी उम्र तुम लोगों की बावर्ची धोबिन जमादारनी बनी रही, वह गलत किया आपने और पापा ने। आप चाहती हैं कि वही गलतियां मैं भी करूं। जो गुण है इस लड़की के उन्हें देखो। कंप्यूटर विजर्ड है। यह इसके पास बिल गेट्स के हस्ताक्षर की चिट्ठी आती है। पर कुछ स्त्रियोचित गुण भी तो पैदा करने होंगे इसे। अरे माँ, आज के ज़माने में स्त्री और पुरुष का उचित अलग अलग नहीं रहा। आप तो पढ़ी लिखी हो माँ। समय की दस्तक पहचानो। 21वीं सदी में ये सड़े गड़े विचार लेकर नहीं चलना। हमें इनका तर्पण कर डालना है।
स्टेला की आदत थी जब माँ बेटे में कोई प्रतिवाद हो तो वह बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करती थी। उसकी ज़्यादा दिलचस्पी समस्याओं को ठोस निदान में थी। उसने पिता से कहा, मैं आपको ऑपरेट करना सिखा दूंगी, तब आप देखिएगा संपादन करना आपके लिए कितना सरल काम होगा। जहाँ मर्जी संशोधन कर ले, जहाँ मर्जी मिटा दे। रेखा की कई कहानियाँ उसे कंप्यूटर पर उतार दी। बताया, मैम इस एक फ्लॉपी में आपकी 100 कहानियाँ आ सकती, बस यह डिस्कैट संभाल लीजिए। आपका सारा साहित्य इसमें है। चमत्कार रह गए दोनों। रेखा ने कहा, अब तुम हमारी हो गई हो मैम, न बोला करो। ओके माम, सही। स्टेला हंस दी। आगे बच्चों के वापस जाने में बहुत थोड़े दिन बचे थे। राकेश इस बात से उखड़े हुए थे कि शादी के तत्काल बाद पवन और स्टेला साथ नहीं रहेंगे, बल्कि एक दूसरे 3000 मील के फासले पर होंगे। उन्होंने दोनों को समझाने की कोशिश की। पवन ने कहा, मैं तो वचन दे चुका हूँ, मेल को मेरा चेन्नई जाना तय है। और जो वचन जीवन साथी को दिए थे वे? पवन हंसा। पापा, जुमलेबाजी में आपका जवाब नहीं। हमारी शादी में कोई भारी भरकम वचनों की अदला बदली नहीं हुई। बहू अकेली अनजान शहर में रहेगी। आजकल समय अच्छा नहीं है। समय कभी भी अच्छा नहीं था पापा। मैं तो 25 साल से देख रहा हूँ। फिर वह शहर स्टेला के लिए अनजान नहीं है। एक और बात है, राजकोट में हिंसा अपराध यहाँ का 1% भी नहीं है। रातों में लोग बिना ताला लगा स्कूटर पार कर देते, चोरी नहीं होती। फिर आपकी बहू कराटे ताइक्वांडो में माहिर है। पर फिर भी शादी के बाद तुम्हारा फर्ज है साथ रहो। पापा, आप भारी भरकम शब्दों से हमारा रिश्ता बोझिल बना रहे हैं। मैं अपना कैरियर, अपनी आज़ादी कभी नहीं छोड़ूंगा। स्टेला चाहे तो अपना बिजनेस चेन्नई ले ले। तुम तो तरक्की राम हो। मैं चेन्नई पहुंचूं और तुम सिंगापुर चले जाओ। तब स्टेला हंसी। पता चला पवन के सिंगापुर या ताइवान जाने की बात भी चल रही थी। रेखा ने कहा, यह बार बार अपने को डिस्टर्ब क्यों करते हो? अच्छी भली कट रही है सौराष्ट्र में, अब फिर एक नई जगह जाकर संघर्ष करोगे। वही तो माँ, मंजिलों के लिए संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। मेरी लाइन में चलते रहना ही तरक्की है। अगर यही पड़ा रह गया तो लोग कहेंगे, देखा कैसे लद्दड़ है, कंपनी डूब रही है और यह कैसा बियांका है की तरह उसमें फंसा हुआ है। बातें राकेश को चुभी। तुम अपनी तरक्की के लिए पत्नी और कंपनी छोड़ दोगे? छोड़ कहाँ रहा हूँ पापा, यह कंपनी अब मेरे लायक नहीं रही। मेरी प्रतिभा का इस्तेमाल अब मेल करेगी रही स्टेला तो यह इतनी व्यस्त रहती है कि इंटरनेट और फ़ोन पर मुझसे बात करने की फुर्सत निकाल ले, यही बहुत है। फिर जेट सहारा इंडियन एयरलाइंस का बिजनेस आप लोग चलने दोगे या नहीं? सिर्फ 7 घंटे की उड़ान से हम लोग मिल सकते हैं, यानी सैटेलाइट और इंटरनेट से तुम लोगों का दाम्पत्य चलेगा। यस पापा। मैं तुम्हारी प्लानिंग से जरा भी खुश नहीं हूँ पुन्नू। एक अच्छी भली लड़की को अपना जीवन साथी बनाकर कुछ जिम्मेदारी से जीना सीखो। और बेचारी जीजी सीएल ने तुम्हें इतने वर्षों में काम सिखाकर काबिल बनाया। कल तक तुम जिसके गुणगान गाते नहीं थकते थे। तुम्हारी एथिक्स को क्या होता जा रहा? पवन चिढ़ गए। मेरे हर काम में आप क्या एथिक्स में मोरालिटी जैसे भारी भरकम पत्थर मारते रहते। मैं जिस दुनिया में हूँ वहाँ एथिक्स नहीं, प्रोफेशनल एथिक्स की ज़रूरत है। चीज़ों को नई नज़र से देखना सीखिए, नहीं तो आप पुराने अखबार की तरह रद्दी की टोकरी में फेंक दिए जाएंगे। आप जेनरेशन गैप पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे क्या होगा? आप ही दुखी रहेंगे। तुम हमारी पीढ़ी में पैदा हुए हो, बड़े हुए हो, फिर जेनरेशन गैप कहाँ से आ गया? असल में पवन, हम और तुम साथ साथ बड़े हुए हैं, ऐसा आपको लगता है। आपको आज भी KL सहगल पसंद है। मुझे बाबा सहगल। इतना फासला है आपके बीच। आपको पुरानी चीज़ें, पुराने गीत, पुरानी फिल्में सब अच्छी लगती है। ढूंढ कर आप कबाड़ इकट्ठा करते रहते हैं। टीवी पर कोई पुरानी फिल्म आप उसे बन जाते हैं। इतना फिल्म बोर नहीं करती जितना आपकी यादें बोर करती है। निम्मी ऐसे देखती है, ऐसे भागती है, उसके होंठ अनकिस्ड लिप्स कहलाते हैं। मेरे पास इन किस्से कहानियों का वक्त नहीं है। तकनीकी दृष्टि से कितनी ख़राब फिल्में थी। वे एक डायलॉग बोलने में हीरोइन 2 मिनट लगा देती है। आप भी तो आधी फिल्म देखते ना देखते उग जाते हैं। रेखा ने कहा, बाप को इतना लंबा लेक्चर पिला दिया। यह नहीं देखा कि तेरे सुख की ही सोच रहे थे वे। जब मैं यहाँ सुख से रहता था तब भी आप लोग दुखी थे। आपने कहा था माँ की आपके बड़े बाबू के लड़के तक ने MBA प्रवेश परीक्षा पास कर लिया। उस समय मुझे कैसा लगा था? सभी माँ बाप अपने बच्चों को भौतिक अर्थों में कामयाब बनाना चाहते ताकि कोई उन्हें फिसड्डी ना समझे। वही तो मैंने किया।
आपके ऊपर इन 3 अक्षरों का कैसा जादू चढ़ा था, MBA। आपको उस वक्त लगा था कि अगर आपके लड़के ने MBA नहीं किया तो आपकी नाक कट जाएगी। हमें तुम्हारी डिग्री पर गर्व है बेटा, पर शादी के साथ कुछ तालमेल भी बैठाने पड़ते हैं। तालमेल बड़ा गड़बड़ शब्द है। इसके लिए ना मैं स्टेला की बाधा बनूंगी, ना वह मेरी। हमने पहले भी यह बात साफ कर ली है। पर यह अकेलापन तो आप सबके बीच रहकर भी मुझे हो रहा है। आप मेरे नज़रिए से चीज़ों को देखना ही नहीं चाहते। आपने मुझे ऐसे समुद्र में फेंक दिया जहाँ मुझे तैरना ही तैरना है। तुम पढ़ लिख लिए हो, यह गलती भी हमारी थी। क्यों? पर तो मैं यहाँ भी रहा था। पर आप अपने सपने पूरे करना चाहते थे। आपके सपने मेरा संघर्ष बन गए। यह मत सोचिए कि संघर्ष अकेले आता है, वह सबक भी सिखाता चलता है। राकेश निरुत्तर हो गए। उन्हें लगा जितना परिपक्व वह बेटे को मान रहे थे उतना नहीं है। स्टेला का रेल आरक्षण 2 दिन पहले का था। उसके जाने के बाद पवन का सामान समेटना शुरू हुआ। उसके छोटे से ओडिसी सूटकेस में करीने से अपने कपड़े जमा लिए। बैग में निहायत जरूरी चीज़ों के साथ लैपटॉप, PC, मिनरल वाटर और मोबाइल फ़ोन रख लिया। जाने के दिन उसने माँ के नाम 20,000 का चेक काटा। माँ, हमारे आने से आपका बहुत खर्च हुआ है। यह मैं आपको पहली किस्त दे रहा हूँ, वेतन मिलने पर और दूंगा। रेखा का गला रुंधा है। बेटे, हमें तुमसे किस्तें नहीं चाहिए। जो कुछ हमारा है वह सब तुम्हारा और छोटू का है। यह मकान तुम दोनों आधा आधा बांट लेना, और जो भी है उसमें तुम्हारा बराबर का हिस्सा। अब बताओ, हिसाब की बात तुम कर रही हो या मैं? इतने साल की नौकरी में मैंने कभी एक पैसा आप दोनों पर खर्च नहीं किए। रेखा ने चेक वापस करते हुए कहा, रख लो, नई जगह पर काम आएगा। 2 शहरों में गृहस्थी जमाओगे, दोहरा खर्च भी होगा। सोच लो माँ, लास्ट ऑफर है। फिर ना कहना। पवन ने घर पर उधार चढ़ा दिया। बच्चों के जाने के बाद घर एक बारगी भाएं करने लगा। सघन के सॉफ्टवेयर की परीक्षा उत्तीर्ण कर दिल्ली में 1.5 साल का कोर्स ज्वाइन कर लिया। रेखा और राकेश एक बार फिर अकेले रह गए। अकेलेपन के साथ सबसे जानलेवा होते हैं उदासी और पराजय बोध। वे दोनों सुबह की सैर पर जाते। इंजीनियरिंग कॉलेज के अहाते की साफ हवा कुछ देर तो चित्त प्रफुल्लित करती कि कॉलोनी का कोई न कोई परिचित दिख जाता। बात स्वस्थ और मौसम से होती हुई अनिवार्यता बच्चों पर आ ही जाती। कॉलेज की रेलिंग पर गाठिया के गठियाए पैरों को तनिक आराम देते। सिन्हा साहब बताते हुए, अमित मुंबई में है, वहीं उनके किस्तों पर फ्लैट खरीद लिया। सोनी साहब बताते, उनका बेटा SCL की ओर न्यूयॉर्क चला गया है। मजीठिया का छोटा भाई कनाडा में हार्डवेयर का कोर्स करने गया है, वहीं बस गया है। ये सब कामयाब संतानों के माँ बाप थे। हर एक के चेहरे पर भय और आशंका के साए थे। बच्चों की सफलता इनके जीवन में सन्नाटा बुन रही थी। इतनी दूर चला गया है बेटा, पता नहीं हमारा क्रियाकर्म करने भी पहुंचेगा या नहीं। सोनी साहब कहकर चुप हो जाते। रेखा और राकेश इन सबसे हटकर घूमने का अभ्यास करते। उन्हें लगता जो बेचैनी वे रात भर जीते हैं, सुबह सुबह शब्दों का जामा पहना डालना इतनी ज़रूरी तो नहीं है। यूं दिन भर बात बात में छोटू और पवन का ध्यान आता रहता। घर में पाँव भर सब्जी भी ना खपती। माँ कहती, लो छोटू के नाम की बची है यह, पता नहीं क्या खाया होगा उसने। राकेश को पवन का ध्यान आ जाता। उसके जाब में दौरा ही दौरा। इतना बड़ा एरिया उसे दे दिया है, क्या खाता होगा वह? वहाँ सब चावल के व्यंजन मिलते हैं। मेरी तरह उसे भी चावल बिल्कुल पसंद नहीं है। दोनों के कान फोन पर लगे रहते। फोन अब उनके लिए कोने में रखा मात्र एक यंत्र नहीं, संवादिया था। पवन जब अपने शहर में होता फ़ोन कर लेता। अगर 4-5 दिन उसका फ़ोन ना आए तो ये लोग उसका नंबर मिलाते। उस समय उन्हें छोटू की याद आती। फ़ोन मिलाने, उठाने, STD की इलेक्ट्रॉनिक ताला खोलने लगाने का काम छोटू ही किया करता था। अब ये फ़ोन मिलाते पर डरते सही नंबर दबाने पर भी उन्हें लगता नंबर गलत लग गया है। कभी पवन फ़ोन उठाता, पर ज़्यादातर उधर से यही आंतरिक आवाज़ आती, यू हैव रीच्ड द वॉइस मेल बॉक्स ऑफ नंबर। रेखा को वॉइस मेल की आवाज़ बड़ी मनहूस लगती। वह अक्सर पवन से कहती, तुम खुद तो बाहर चले जाते हो, इस चुड़ैल को लगा जाते हो। क्या करूँ माँ, मैं तो हफ्ता भर बाहर रहता हूँ। लौटकर कम से कम यह तो पता चल जाता कि कौन फ़ोन घर पर आया है।
सघन के हॉस्टल में फ़ोन नहीं था। वह बाहर से महीने में 2 बार फ़ोन कर लेता था। उसे हमेशा पैसों की तंगी सताती थी। महीने के शुरू में पैसे मिलते ही वह कंप्यूटर की महंगी पत्रिकाएं खरीद लेता। फिर कभी नाश्ते में कटौती, कभी खाने में कंजूसी बरतता। दिल्ली इतनी महंगी थी कि 20 रुपये तो उसके आने जाने में निकल जाते, जबकि इसके बाद बावजूद बस के लिए घंटों धूप में खड़ा होना पड़ता। एक सेमेस्टर पूरा कर जब वह घर आया, माँ पापा उसे पहचान नहीं पाए। चेहरे पर हड्डियों के कोढ़ निकल आए थे। शकल पर पहले वाला छलकता बचपन गायब हो गया था। बैग और अटैची से उसके चिकट मैले कपड़े निकालते हुए रेखा ने कहा, क्यों कभी कपड़े धोते नहीं थे? उसने गर्दन हिला दी। क्यों? टाइम कहाँ है माँ? रोज रात 3 बजे तक कंप्यूटर पर पढ़ना होता है। दिन में क्लास। बाकी लड़के कैसे करते हैं? लॉन्ड्री में धुलवाते हैं। मेरे पास पैसे नहीं होते। राकेश ने कहा, जितने तुम्हें भेजते उतने तो हम पवन को भी नहीं भेजते हैं। एक तरह से तुम्हारी माँ का पूरा वेतन ही चला जाता। उस जमाने की बात पुरानी हो गई पापा। अब तो अकेली चिप ही 100 रुपये की आती है। क्या ज़रूरत है इतने चिप्स खाने की? रेखा ने भौं सिकोड़ी। सघन हंस दिया। माँ, पोटैटो चिप्स नहीं, पढ़ने के लिए चिप की बात करो। यह तो एक मैगजीन है और ना जाने कितनी है, जो मैं अफोर्ड नहीं कर पाता। मेरे कोर्स की एक सीडी की कीमत 250 रुपये होती है। नाश्ते के बाद वह बिना नहाए सो गया। उसकी मैली जीन्स रगड़ते हुए माँ सोचती रही, इसके कपड़ों से इसके संघर्ष का पता चल रहा। जब तक वह घर पर था हमेशा साफ सुथरा रहता था। दोपहर में उसे खाने के लिए उठाया। बड़ी मुश्किल से वह उठा। 4 कौर खाकर फिर सो गया। तभी उसके पुराने दोस्त योगी का फ़ोन आया। उसकी हार्ड डिस्क अटक रही है। सघन ने कहा, वह उसके यहाँ जा रहा है, मरम्मत कर देगा। तुम तो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग में हो? राकेश ने कहा, वहाँ मैंने हार्डवेयर का भी इवनिंग कोर्स ले रखा था। सगन ने जाते जाते कहा, हम अपने बच्चों को कितना कम जानते हैं। उनके इरादे, उनका गंतव्य, उनका संघर्ष पर सब एकाकी होता है। राकेश ने सोचा, उनकी स्मृति में वह अभी भी लीला दिखाने वाला छोटू कृष्ण कन्हैया था, जबकि वह सूचना विज्ञान के ऐसे संसार में हाथ पैर फटकार रहा था जिसके और छोर समूचे विश्व में फैले हैं। रेखा ने कहा, जो मैं नहीं चाहती थी वह कर रहा है छोटू। हार्डवेयर का मतलब है मैकेनिक बनकर रह जाएगा। एक भाई मैनेजर, दूसरा मैकेनिक। राकेश ने डांट दिया, जो बात नहीं समझती उसे बोला मत करो। हार्डवेयर वालों को टेक्नीशियन कहते, मैकेनिक नहीं। विदेश में सॉफ्टवेयर इंजीनियर से ज़्यादा हार्डवेयर इंजीनियर कमाते हैं। तुम्हें याद है जब यह छोटा सा था, 3 साल का, मैंने इसे एक रूसी किताब लाकर दी थी, मैं क्या बनूंगा, सचित्र थी वह। रेखा का मूड बदल गया। हाँ, मैंने इसे पढ़कर सुनाती थी तो यह बहुत खुश होता था। उसमें एक जगह लिखा था, मैकेनिक अपने हाथ पैर कितने भी गंदे रखे, उसकी माँ उसे कभी नहीं मारती। उसे यह बात बड़ी अच्छी लगती। वह तस्वीर थी ना, बच्चे के दोनों हाथ ग्रीस से लिथड़े और माँ उसे खाना खिला रही थी। पर छोटू कमज़ोर बहुत हो गया था। कल इसे विटामिन देना शुरू करो। मुझे लगता है यह खाने पीने के पैसे काटकर हार्डवेयर कोर्स की फीस भरता होगा। शुरू का चुप्पा है। अपनी ज़रूरतें बताता तो है ही नहीं। अभी सगन को सुबह शाम दूध दलिया देना शुरू ही किया था कि हार्ट मेल पर उसे ताइवान की सॉफ्टवेयर कंपनी से नौकरी का बुलावा आ गया। फुर्र हो गई उसकी थकान और चुप्पी। कहने लगा, मुझे 10 दिनों में इसका इंतज़ार था। सारे बैच ने अप्लाई किया था पर पोस्ट सिर्फ एक ही थी। माँ बाप के चेहरे फक पड़ गए। एक लड़का इतनी दूर मद्रास में बैठा, दूसरा चला जाएगा एक ऐसे प्रदेश जिसके बारे में वे स्पेलिंग से ज़्यादा कुछ नहीं जानते। राकेश कहना चाहते थे, सगन ये कोई ज़रूरत नहीं इतनी दूर जाने की कि तुम्हारे क्षेत्र में यहाँ नौकरी भी नहीं है। पर सगन सहमति भेज चुका था। पासपोर्ट उसने पिछले साल ही बनवा लिया था। वह कह रहा था, पापा बस हवाई टिकट और 5,000 का इंतजाम कर दो, बाकी मैं मैनेज कर लूँगा। आपका खर्च मैं पहले पे चुका दूंगा। रेखा को लगा सघन में से पवन का चेहरा झांक रहा है। वहीं महाजनी प्रस्ताव और प्रसंग। उसे यह भी लगा कि जवान बेटे ने 1 मिनट को नहीं सोचा कि माता पिता यहाँ किसके सहारे जिंदा रहेंगे। अनिवासी और प्रवासी केवल पर्यटक और पंछी नहीं होते, बच्चे भी होते हैं। वे दौड़ दौड़ कर दर्जी के यहाँ से अपने नए सिले कपड़े लाते हैं, सूटकेस में अपना सामान और कागज़ जमाते हैं, मनी बेल्ट में अपना पासपोर्ट, वीज़ा और चंद डॉलर रख रवाना हो जाते हैं अनजान देश प्रदेश के सफ़र पर। माता पिता को सिर्फ स्टेशन पर हाथ हिलाते छोड़कर। प्लेटफार्म पर लड़खड़ाती रेखा
को अपने थरथराते हाथ से संभालते हुए राकेश ने कहा, ठीक ही किया छोटू ने, जितनी तरक्की यहाँ 10 साल में करता उतनी वहाँ 10 महीने में कर लेगा। जीनियस तो है ही। कॉलोनी के गुप्ता दंपत्ति भी उसके साथ स्टेशन आए हुए थे। मिसेज गुप्ता ने कहा, वायरल फीवर की तरह विदेश वायरल भी बहुत फैला हुआ है आजकल। खुद कुछ भी कह लो, दूसरे की आलोचना कान में कील की तरह कसकती है। रेखा ने प्रतिवाद किया, हमारा छोटू ऐसा नहीं है, उसके विषय में यहाँ कुछ ज़्यादा है ही नहीं। कहकर गया है कि ट्रिक्स ऑफ द ट्रेंड सीखते ही मैं लौट आऊँगा, यही रहकर बिजनेस करूँगा। अजी राम कहो, गुप्ता जी बोले, जब वहाँ के ऐशो आराम में रह लेगा तब लौटने की सोचेगा। यह मुल्क, यह शहर, यह घर सब जेल लगेगा, जेल। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। राकेश ने सबको चुप किया। घर वही था, दारों दीवार वही थे, घर का सामान वही था, यहाँ तक कि रूटीन भी वही था। पर पवन और सघन के माता पिता को मानो वनवास मिल गया हो। अपने ही घर में वे आकुल पंछी की तरह कमरे कमरे फड़फड़ाते डोलते। पहले दिन तो उन्हें बिस्तर पर लगता जैसे कोई उन्हें हवा में उड़ाता हुआ ले जा रहा हो। जब तक सघन का वहाँ से फ़ोन नहीं आ गया, उनके पैरों की थरथराहट नहीं थमी। छोटे बेटे के चले जाने से बड़े की अनुपस्थिति भी नए सिरे से खलने लगी। दिन भर की अवधि में छोटे छोटे करिश्मे और कारनामे बच्चों को पुकार कर दिखाने का मन करता। कभी पुस्तक में पढ़ा बढ़िया सवाक, कभी अखबार में छपा कोई मौलिक समाचार, कभी बगिया में खिला नया गुलाब। इस सब को बांटने के लिए वे आपस में पूरे होते हुए भी आधे अधूरे थे। प्रगट राकेश सुबह उठते ही अपने छोटे से साप्ताहिक पत्र के संपादन में व्यस्त हो जाते। रेखा कुकर चढ़ाने के साथ कापियाँ भी जांचती रहती, पर घर भाएं भाएं करता। सुबह 8 बजे ही जैसे दोपहर हो जाती। बच्चे घर के तंतु जाल में किस तरह समाये होते, यह उनकी गैर मौजूदगी से ही पता चलता है। दफ्तर जाने के लिए राकेश स्कूटर निकालते। सुबह के समय स्कूटर को किक लगाकर उन्हें नागवार लगता। वे पहली कोशिश करते कि उन्हें लगता सघन का पैर स्कूटर की किक पर रखा है। लाओ पापा, मैं स्टार्ट कर दूं। चकित दृष्टि दाएं बाएं उठती, फिर अड़ियल स्कूटर पर बेमन से ठहर जाती। रसोई में ताक पहुंच से ऊंचे लगे थे। रेखा का कद सिर्फ 5 फुट था। ऊपर के ताकों पर कई ऐसे सामान रखे थे जिनकी जरूरत रोज ना पड़ती थी, पर पड़ती तो सही। रेखा एक पैर पट्टे पर उचक कर मर्तबान उतारने की कोशिश करती, पर कामयाब ना हो पाती। स्टूल पर चढ़ना फ्रैक्चर को खुला बुलावा देना था। अंततः जब वह चिमटे या कलछी से कोई चीज़ उतारने की ही होती तो उसे कहीं से आकर 2 परिचित प्यारे हाथ मर्तबान उतार देंगे। रेखा बावली बन इधर उधर कमरों में बच्चों को टोहती, पर कमरों की वीरानी में कोई तब्दीली न आती। कॉलोनी में कामोबेश सभी की हालत यह थी। इस बुढ़ी कॉलोनी में सिर्फ सर्दी गर्मी की लंबी छुट्टियों में कुछ रौनक दिखाई देती, तब जब परिवारों के नाती पोते अंदर बाहर दौड़ते खेलते दिखाई देते, वरना यहाँ चहल पहल के नाम पर सिर्फ सब्जी वालों के या रद्दी खरीदने वाले कबाड़ियों के ठेले घूमते नजर आते। बच्चों को सुरक्षित भविष्य के लिए तैयार कर हर घर परिवार के माँ बाप खुद एकदम असुरक्षित जीवन जी रहे थे। शायद असुरक्षा के एहसास से लड़ने के लिए यहाँ की जन कल्याण समिति प्रति मंगलवार किसी एक घर में सुंदरकांड का पाठ आयोजित करती। उस दिन वहाँ जैसे बुढ़वा मंगल हो जाता, पाठ के नाम पर सुंदरकांड का कैसेट म्यूजिक सिस्टम में लगा दिया जाता, तब घर से के साजो सामान पर चर्चाएं होती। डाइनिंग टेबल पर माइक्रोवेव ओवन देखकर मिसेज गुप्ता मिसेज मजीठिया से पूछती, यह कब लिया? मिसेज मजीठिया कहती, इस बार देवर आया था, वही दिला गया। आप क्या पकाती हैं इसमें? कुछ नहीं, बस दलिया खिचड़ी गर्म कर लेते, झट से गर्म हो जाता है। अरे, यह इसका उपयोग नहीं है। कुछ केक वेक बनाकर खिलाइए। बच्चे पास हों तो केक बनाने का मजा है। पता चलता किसी के घर में वैक्यूम क्लीनर पड़ा धूल खा रहा है तो किसी के यहाँ फूड प्रोसेसर। लंबे गृहस्थ जीवन में अपनी अब सारी उमंग खर्च कर चुकी ये सयानी महिलाएं एक सरता का चलता फिरता कूलता करायता दस्तावेज थी। रेखा को इन मंगलवारी बैठकों से दहशत होती। उसे लगता आने वाले वर्षों में उसे इन जैसे को होना पड़ेगा। उसका मन बार बार बच्चों के बचपन और लड़कपन की यादों में उलझ जाता। घूम फिर कर वही दिन याद आते जब पुन्नू छोटी धोती से लिपट जाते। कई बार तो इन्हें स्कूल भी लेकर जाना पड़ता, क्योंकि वे पल्लू छोड़ते ही नहीं थे। किसी सभा समिति में उसे आमंत्रित किया जाता, तब भी एक न एक बच्चा साथ जरूर चिपक जाता। वह मजाक करती, महारानी लक्ष्मीबाई की पीठ पर बच्चा दिखाया जाता है, मेरी उंगली में बंधा हुआ क्या दिन थे वे।
तब इनकी दुनिया की धुरी माँ थी, उसी में था इनका ब्रह्मांड और ब्रह्मा। माँ की गोद इनका झूला, पालना और पलंग। माँ की दृष्टि उनका सृष्टि विस्तार। पवन की प्रारंभिक पढ़ाई में रेखा और राकेश दोनों ही बावले थे। वे अपने स्कूटर पर उसकी स्कूल बस के पीछे पीछे चलते जाते, यह देखने की बस कौन से रास्ते जाते। स्कूल की झाड़ियों में छुपकर वे पवन को देखते कि कहीं वह रो तो नहीं रहा। वह शहजादे की तरह रोज नया फरमान सुनाता। वे दौड़ दौड़ कर उसकी इच्छा पूरी करते। परीक्षा के दिनों में वे उसकी नींद सोते जागते। रेखा के कलेजे में हुक सी उठती, कितनी जल्दी गुजर गए वे दिन। अब तो दिन महीनों में बदल जाते और महीने साल में। वह अपने बच्चे को नज़र भर देख भी नहीं पाती। वैसे उसी ने तो उसे सारे सबक याद कराए थे। इसी प्रक्रिया में बच्चों के अंदर तेजी, तेजस्विता और त्वर विकसित हुई। प्रतिभा, पराक्रम और महत्वाकांक्षा के गुण आए। वही तो सिखाती थी उन्हें जीवन में हमेशा आगे बढ़ो, कभी पीछे मुड़कर मत देखो। बच्चों को प्रेरित करने के लिए वह एक घटना बताती है। पवन और सघन को यह किस्सा सुनने में बहुत मजा आता था। सघन उसकी धोती में लिपट कर तुतलाता, मम्मा जब भैया जंतल मंतल पर चढ़ गया तब क्या हुआ। रेखा के सामने वह क्षण साकार हो उठता, पूरी आवेग से बताती, पता है पुन्नू, एक बार हम दिल्ली गए, तू 2.5 साल का था। अच्छा भला मेरी उंगली पकड़े जंतर मंतर देख रहा था। इधर तेरे पापा मुझे धूप घड़ी दिखाने लगे, उधर तू कब हाथ छुड़ाकर भाग गया पता ही नहीं चला। जैसे ही मैं देखूं पवन कहाँ है, हे भगवान, तू तो जंतर मंतर की ऊंची सीढ़ी चढ़कर सबसे ऊपर खड़ा था। मेरी हालत ऐसी हो गई कि काटो तो खून नहीं। मैंने इनकी तरफ देखा, इन्होंने एक बार गुस्से से मुझे घूरा, ध्यान नहीं रखती। घबराए ये भी रहे थे पर तुझे पता नहीं चलने दिया। सीढ़ी के नीचे खड़े होकर बोला, बेटा बिना नीचे देखे सीधे उतर आओ, शाबाश, कहीं देखना नहीं। फिर मुझसे बोले, तुम अपनी हाय तौबा रोक कर रखो, नहीं तो बच्चा गिर जाएगा। तू खम खम सारी सीढ़ियाँ उतर रहा था। हम दोनों ने उस दिन प्रसाद चढ़ाया, भगवान ने तेरी रक्षा की। तेरी बार बार सुनकर बच्चों को ये किस्से ऐसे याद हो गए जैसे कहानियाँ। पवन कहता, माँ जब तुम बीमार पड़ी थी तो छोटी स्कूल से सीधे अस्पताल आ गया। सच्ची ऐसा इसने खतरा मोल लिया। KG 2 में पढ़ता था। सेंट एंथोनी में 3 बजे छुट्टी हुई। आया जब तक उसे ढूंढे, बस में बिठाई, ये चल दिया बाहर। पवन कहता, वैसे माँ अस्पताल स्कूल से दूर नहीं है। अरे क्या चौराहा देखा, वह बालसन वाला। 6 रास्ते पूछते हैं, वहाँ कितनी ट्रकें चलती हैं। अच्छे भले लोग चक्कर घन्नी हो जाते हैं। सड़क पार करने में यह छोटू एड़िया उचकाता, जाने कैसे सारा ट्रैफिक पार कर गया कि मम्मा के पास जाना है। सघन कहता, हमें पिछले दिन पापा ने बताया था कि तुम्हारी मम्मी मरने वाली है, हम इसलिए गए थे। तुमने यह नहीं सोचा कि तुम कुचल जाओगे? नहीं, सघन सिर हिलाता, हमें तो मम्मी चाहिए थी। अब उसके बिना कितनी दूर रह रहा है सघन, क्या अब याद नहीं आती होगी? कितना काबू रखना पड़ता होगा अपने पर। भाग्यवान होते जिनके बेटे से हॉस्टल में पलते हैं, दूर रहकर पढ़ाई करते हैं और एक दिन बाहर बड़े होते जाते हैं। उनकी माँओं के पास यादों के नाम पर सिर्फ खत और खबर होती, फ़ोन पर एक आवाज़ और MMS होते के ग्रीटिंग कार्ड। पर रेखा ने तो रच रच कर पाले हैं अपने बेटे। इनके गूमूत में गीली हुई है, इनके आंसू अपनी चुम्मियों से सुखाए हैं, इनकी हंसी अपने अंतरस में उतारी है। राकेश कहते, बच्चे अब हमसे ज़्यादा जीवन को समझते हैं, इन्हें कभी पीछे मत खींचना। रात को पवन का फ़ोन आया। माता पिता दोनों के चेहरे खिल गए। तबीयत कैसी है? एकदम ठीक, दोनों ने कहा। अपनी खांसी, एलर्जी और दर्द बताकर उसे परेशान थोड़े न करना। छोटू की कोई खबर? बिल्कुल मज़े में है, आजकल चीनी बोलना सीख रहा है। VCD पर पिक्चर देख लिया करो माँ। हाँ देखती हूँ, साफ झूठ बोला रेखा ने। उसे VCD लगाना नहीं आएगा। पिछली बार पवन माइक्रोवेव ओवन दिला गया था। फ़ोन पर पूछा, माइक्रोवेव से काम लेती हो? मुझे अच्छा नहीं लगता। सीटी मुझे सुनती नहीं। मरी हर चीज़ ज़्यादा पक जाए, फिर सब्जी एकदम सफ़ेद लगे जैसे कच्ची। अच्छा यह मैं ले लूँगा, आपको बाउनिंग वाला दिला दूंगा। स्टेला कहाँ है? पता चला उसके माँ बाप शिकागो से वापस आए हैं, पवन ने चहकते हुए बताया। अब छोटी मम्मी बिजनेस संभालेंगे, स्टेला मेरे पास विजिट दे सकेगी। विजिट शब्द खटका पर वे उलझे नहीं। फिर भी फ़ोन रखने के पहले रेखा के मुंह से निकला, समधी हमसे मिलने नहीं आए। आएंगे माँ, पहले तो जेट लोग थकान रहा, अब बिजनेस में घिरे हैं। वैसे आपकी बहू आप लोगों की मुलाकात प्लान कर रही है। वह चाहती है किसी हॉलीडेज से रिसोर्ट सैर सपाटे की जगह में आप चारों इकट्ठे 2-3 दिन रहो। वे लोग भी आराम कर लेंगे और आपके लिए भी चेंज हो जाएगा। इतने तामझाम की क्या ज़रूरत है? उन्हें यहाँ आना चाहिए। ये तुम स्टेला से फ़ोन पर डिस्कस कर लेना, बहुत लंबी बात हो गई है, बाय। कुछ देर बाद स्टेला का फ़ोन आया। माम
आप कंप्यूटर ऑन रखा करो। मैंने कितनी बार आपको ईमेल पर मैसेज किया। मम्मी ने भी आप दोनों को हेलो बोला था। आपका सिस्टम ऑफ है, तुम्हें पता है? पता ही है, जब से छोटू गया हमने कंप्यूटर खोल उड़ा कर रख दिया है। ओ नो मॉम, अगर आपके काम नहीं आ रहा तो यहाँ भिजवा दीजिए, मैं मंगवा लूँगी। इतनी यूजफुल चीज़ आप लोग वेस्ट कर रहे हैं। रेखा कहना चाहती थी कि उसके माता पिता उनसे मिलने नहीं आए, पर उसे लगा उसे शिकायत उसे छोटा बनाएगी, पर जब्त कर गई। लेकिन जब स्टेला ने उसे अगले महीने वाटर पार्क के लिए बुला लिया, उसने साफ इनकार कर दिया। मेरी छुट्टियां ख़त्म है, मैं नहीं आ सकती। ये चाहे तो चले जाएं। इस आयोजन में राकेश की भी रुचि नहीं थी। कई दिनों के बाद रेखा और राकेश इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर में घूमने निकले। एक एक कर परिचित चेहरे दिखते, अच्छा लगता रहा। मिनहाज साहब ने कहा, घूमने में नागा नहीं करना चाहिए, रोज घूमना चाहिए, चाहे 5 मिनट घूमो। उन्हीं से समाचार मिला, कॉलोनी के सोनी साहब को दिल का दौरा पड़ा, हॉस्पिटल में भर्ती हो गए हैं। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक है। सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स करिए। धन्यवाद।